हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज फिर से अपने बैंकिंग क्लास 11th एम्प्लॉयमेंट ऑफ बैंकिंग फंड्स चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक है, कल हमने पढ़ा था लोन्स के टाइप के बारे में, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होते हैं जिसमें हमें एज अ कोलेट्रल रखना पड़ता है, और अनसिक्योर्ड लोन मेनली क्या होता है जो हमें क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पे मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि एक बैंक लोन क्या चीज़ देख के, मतलब क्या पॉइंट्स पे, क्या प्रिंसिपल्स देख के जनरल पब्लिक को लोन देती है। यानी कि अब हम देखेंगे अपने प्रिंसिपल्स ऑफ लोन, मीन्स इसको 5C भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 5C और प्रिंसिपल। अब ये 5C और 5 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? देखिए, पहला प्रिंसिपल है करेक्टर। अब ये करेक्टर क्या होता है? देखो, जब एक कोई भी बैंक किसी पर्टिकुलर जनरल पब्लिक में किसी पार्टी को या किसी पर्सन को लोन देती है, तो वो ये देखती है कि वो सामने वाली पार्टी कितनी ईमानदार है, क्या वो पैसा पे करने की इच्छुक है, मतलब क्या उसका मन कहीं मतलब खराब तो नहीं हो जाएगा, बेईमान तो नहीं हो जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा। उसकी विलिंगनेस देखती है, उसकी ऑनेस्टी देखती है सामने वाले पार्टी की, कि वो लोन रीपे करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये आता है आपका कैरेक्टर में। इसके बाद आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब हम उसकी सॉल्वेंसी पावर देखते हैं सामने वाले बोरोवर की, जो हम पे लोन लेने आया है, तो क्या वो इस लोन को पे कर पाएगा। मान लो उसने किसी बिजनेस के लिए लोन लिया है स्टार्ट करने के लिए, तो हम ये देखेंगे क्या वो बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाएगा। अगर रन करेगा तभी वो उसको इनकम होगी और तभी वो लोन को रिपे करेगा। तो ये आ जाता है कैपेसिटी यानी कि सॉल्वेंसी पावर में। इसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल में हम ये देखते हैं कि कितनी कैपिटल उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमसे ली है और कितनी उसने लगाई है। मान लो उसे चाहिए थे 5 लाख बिजनेस के लिए, उसने उसमें से 4,50,000 हम पे लोन की फॉर्म में मांगे हुए हैं और उसने खुद कैपिटल के फॉर्म में 50,000 लगाए हैं। तो इस केस में बैंक लोन नहीं दे, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है और आप जो चाहिए है आपको वो बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल, बैंक देखती है कि सामने वाला हमारे पास कोई कोलेट्रल एज अ सिक्योरिटी कोई असेट्स रख रहा है या फिर नहीं। मान लो आप लोन के अमाउंट रीपे करने में अनसक्सेसफुल रहे, तो आप जो बैंक होगी वो आपके लोन की अमाउंट जो है वो उस पर्टिकुलर कोलेट्रल या फिर असेट से रिकवर कर लेगी। तो ये थे आपके 4 प्रिंसिपल्स। और आपका लास्ट जो प्रिंसिपल आता है वो है कंडीशंस। कंडीशंस, देखो इकोनॉमी में पर्टिकुलर कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं, कभी अप्स हैं कभी डाउन्स हैं, यानी कि फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। तो इसका इफेक्ट बिजनेस पे भी पड़ता है। तो एक बैंक लोन देने से पहले ये देखती है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर चेंजेस आते हैं। अगर एडवर्स इफेक्ट होगा तो इसको देखते हुए वो आपको लोन नहीं देगी, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट होगा, आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा और आप उसकी इनकम जो है नहीं होगी, तो आप लोन का अमाउंट जो है वो रिपे नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 जो प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से हो गए? कैरेक्टर्स, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल एंड कंडीशंस, ये थे। अब देखो इसके बाद एक टर्म आता है एनपीए। क्या है? एनपीए मतलब इसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब देखो ये एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या है? मतलब ये वो देखो एसेट्स बैंक के लिए क्या है? जो पैसा बैंक ने लोन के फॉर्म में किसी को दे रखा है तो वो उसके लिए क्या होगा? एसेट्स होगा। ठीक। अब जो लोन बैंक ने दे रखे हैं किसी सामने वाली पार्टी को, लेकिन जो उसका पेमेंट आना था सामने वाली पार्टी से, लोन का अमाउंट रीपे होना था, उसका पेमेंट लेट आता है या फिर वो आता ही नहीं है, भाग गया, इंसॉल्वेंट हो गया सामने वाली पार्टी, तो ऐसी असेट्स का जो अमाउंट होता है या ऐसे लोन्स होते हैं इनको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब दैट assets or loans which are given by bank but are subject to late payment।
जिनका पेमेंट कैसा मिलता है, लेट मिलता है, और नॉट लाइकली टू बी पेड, या तो उनका मिलना ही नहीं है। तो ऐसे लोन्स को या फिर एसेट्स को क्या कहते हैं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सर अब इस चीज को बताने की जरूरत क्या थी, क्या रिलेशन है, कोई टॉपिक है ऐसा? जी बिल्कुल है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है अब बैंकिंग ड्यूरेशन में, बैंकिंग बिजनेस में बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत से लोन हैं जिनका पेमेंट लेट आता है, और बहुत से ऐसे हैं जो कि आते ही नहीं है पेमेंट। तो इसकी ग्रोथ जो एनपीए है, इसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए एक ब्यूरो बनाया गया। क्या बनाया गया, ब्यूरो। क्या कहते हैं उस ब्यूरो को, सिबिल। ये वो सिविल नहीं है सर्विस वाला, ये है सिबिल, इसमें बी फॉर बॉल। इसको देखो क्या इसका फुल फॉर्म है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिविल। अब इस सिविल का काम क्या होता है, सिविल का काम होता है इस जो बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इनको रोकना। क्या करेगी, इसको कम करेगी या फिर ख़त्म करेगी। कैसे करेगी, देखिए ये क्या होती है, ये एक इंस्टीट्यूट है इंडिया की, एक इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो हमें ये कब फाउंड हुई थी, और देख लीजिए ये जो है फाउंड हुई थी अगस्त में, अगस्त 2000 में, अगस्त 2000 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये करती क्या है, ये सिविल जो है हमें CIR प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, CIR। इसके अलावा क्या प्रोवाइड करती है, ट्रांस यूनियन स्कोर, और एक सिविल स्कोर भी देती है। ये नए नए टर्म है, क्या है देखते हैं। देखो सिविल हमें पहली चीज क्या देती है, CIR। CIR होता है आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखो एक सिविल एक ब्यूरो है जिसमें उस ब्यूरो में हर तरीके के बोरोवर्स, मतलब आप डिफरेंट बैंक्स में जाते हैं, लोन्स लेते हैं, तो इन सभी की पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट हिस्ट्री होती है कि किस बंदे ने लोन लिया और कब पे किया, किसने जल्दी पे कर दिया, किसने आनाकानी की पेमेंट देने में। तो ये सारी चीज़ें, ये एक पूरी रिपोर्ट बनाता है हर एक पर्टिकुलर बोरोवर की, मतलब उसकी पूरी कुंडली कह सकते हो आप, पिछले रिकॉर्ड की लोन जहाँ से लिया होगा, दूसरी बैंक से लिया होगा, इन सभी की एक रिपोर्ट होती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये बताती है क्या, ये बताती है क्रेडिट वर्दीनेस। क्या बताती है, एक एक करके देखते हैं इसको। CIR पहला क्या प्रोवाइड करती है, CIR क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एक बोरोवर जो लोन लेने आता है उसकी पूरी पास्ट हिस्ट्री है, उसने कब कहाँ कैसे लोन लिया, कितनी इंस्टॉलमेंट में पे किया, लेट किया, जल्दी किया, क्या आनाकानी की, कोलेट्रल रखा, मतलब पूरी उसकी कुंडली निकाल देते हैं। तो ये इस रिपोर्ट में होता है। ये क्या शो करता है, ये बताता है क्रेडिट वर्दीनेस, एक बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस बताता है। सर ये जो सिविल प्रोवाइड करता है CIR, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो जाएंगे? जी बिल्कुल कम हो जाएंगे। आपके पास कोई बोरोवर आया, आपको मालूम है ये पैसे देने में बहुत आनाकानी करता है या फिर पेमेंट करता ही नहीं है, तो आप उसका लोन पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। लोन की जो आपकी एप्लीकेशन है उसको आप पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप उसको मतलब कंटिन्यू करेंगे, आप दे भी सकते हैं, उसको लोन दे दिया आपने, फिर आपसे वो चीटिंग कर जाएगा, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो ये CIR आपको बता देती है कि कौन सा पर्सन, कौन सा बोरोवर क्या नेचर का है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। तो इससे कहीं ना कहीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं, कम होती हैं। ये था आपका पहला। दूसरा क्या था, ट्रांस यूनियन स्कोर। ट्रांस यूनियन स्कोर ये आपको क्या बताता है, ये एक तरह का स्कोर है। क्या है, स्कोर। ये भी आपकी जो पिछले आपने रिकॉर्ड पास्ट में रीपेमेंट कैसे किया है, आपने जो पिछले लोन लिए थे उसका आपने रीपेमेंट कैसे किया है, उसकी हिस्ट्री बताता है। क्या बताता है, उसकी हिस्ट्री बताता है ट्रांस यूनियन स्कोर। अब आप कहेंगे आपने लोन
लेने गए तो एक जो बैंक होगी वो आपकी तुरंत CIR निकालेगी, अच्छा इसका ऐसा ऐसा रिकॉर्ड है, आनाकानी करता है, क्या है, ठीक है। फिर आपका वो ट्रांस यूनियन स्कोर देखेगी कि अच्छा ठीक है, लोन तो उसने ज़्यादा ले रखा है अमाउंट का, मान लो 5 लाख का, लेकिन रीपेमेंट उसने अच्छे से किया है, मतलब कोई इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं है रीपेमेंट में। तो ये सारी चीज़ें देखती है, फिर आपको लोन देती है। अब इसके बाद आता है सिबिल स्कोर। क्या आता है? सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर ये क्या होता है? सिबिल स्कोर, सिबिल स्कोर एक 3 डिजिट का स्कोर होता है। कितना का होता है? 3 डिजिट। ये कौन इशू करता है? ये सिबिल यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड ही इशू करती है। ये जो 3 डिजिट स्कोर है आपका 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। जितना कम होगा उतना खराब होगा। मतलब ज्यादा 300 है, 302 है, 305 है, मतलब आपकी रिकॉर्ड खराब है पिछला आपका बोरोइंग का, लोन का। तो एक जो अच्छा माना जाता है, एवरेज माना जाता है, वो कितना माना जाता है? 700 जो है सिविल के जो मेंबर्स हैं, जो उसकी कमेटी है, उसने इसको अच्छा बताया है। अगर 700 से भी ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका था क्रेडिट रेटिंग जिसको कहते हैं। क्यों बनाया गया CIBIL सिबिल? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की ग्रोथ को रोकने के लिए बनाया गया सिबिल। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या थी? वो एसेट जिनका पेमेंट लेट आता या फिर मिलता ही नहीं है। इससे पहले देखा प्रिंसिपल्स, 5 प्रिंसिपल्स। अब आपको इसके नोट्स दिखाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपको आगे हेल्पफुल होंगे। तो ये देखिए आपके पास सामने नोट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्लियरली। अब देखिए इसमें हमने पढ़ा है अभी तक 5C और प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। पहला है कैरेक्टर यानी कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, विलिंगनेस ऑफ बोरोवर टू पे। उसके अलावा फिर क्या था? कैपेसिटी यानी कि सॉल्वेंसी पावर ऑफ बोरोवर टू रीपे। फिर हमने देखा कैपिटल, मतलब कितनी कैपिटल बोरोवर ने इन्वेस्ट की है उसको देखा। फिर देखा कोलेट्रल यानी कि आपने सिक्योरिटी की फॉर्म में क्या ऑफर किया है। कंडीशंस मतलब जो कंडीशन चेंजेस होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं इकोनॉमी और मार्केट में। इसके बाद देखा हमने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो लोन या फिर जो कि एसेट्स हैं बैंक के लिए जिसका पेमेंट कैसा है? लेट है या फिर नॉट लाइकली टू बी पेड, इसको क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसी की ग्रोथ की वजह से इंक्रीज इन NPA और ग्रोथ सिबिल वॉज फाउंड का फाउंड हुआ अगस्त 2000 में। इसके बाद सिबिल करता क्या है? सिबिल आपको क्या देता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। ये आपको CIR क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देता है जो कि क्रेडिट वर्दीनेस बताता है बोरोवर की। ट्रांस यूनियन स्कोर क्या है? ये एक स्कोर है जो कि आपकी पास्ट डेप्थ की रीपेमेंट बताता है, कैसे आपने पेमेंट किया था लोन्स वगैरह का। फिर एक आता है सिबिल स्कोर। ये क्या है? एक 3 डिजिट स्कोर है जो कि 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। और 700 एक अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है जो कि सिबिल ने बताया है। अगर 700 से ऊपर है तो और बेटर है। तो ये सारे नोट्स हैं, आपको मैंने बहुत ईजिली समझाए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अब आगे अपने कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा क्रेडिट कार्ड। कौन सा होगा? क्रेडिट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्रेडिट कार्ड। देखो क्रेडिट कार्ड ये एक नॉर्मल, एक डेली टाइप का टॉपिक है जो कि हम लोग अक्सर जानते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या करता है? जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता है, हमें शॉपिंग करने के जाते हैं, तो क्या होता है? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। उसका बाद में उसका बिल आता है, उसमें जो भी इंटरेस्ट लगता है वो हम उसका पे कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड एक ऑप्शन है टू बोरो फंड्स। ऑप्शन है टू बोरो फंड्स एट पॉइंट ऑफ सेल। मतलब आप सेल करने गए हैं और आपको मालूम पड़ा कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको बैंक इशू करती है। उसके थ्रू आप अपने शॉपिंग कर सकते हैं और बाद में उसका पेमेंट जो भी बिल बनेगा आप एक पर्टिकुलर टाइम में विद इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद आ जाता है क्रेडिट कार्ड जो है इसका इंटरेस्ट जो है 1 महीने बाद शुरू होता है। कितने महीने बाद शुरू होता है? 1 महीने बाद। इंटरेस्ट यूजली बिगिंस आफ्टर 1 मंथ। मतलब आपने आज अगर परचेज किए तो आज से ठीक 1 मंथ बाद इसमें इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। अब इसमें बोरोइंग लिमिट जो है आप कितना मतलब एक्स्ट्रा मतलब बोरो कर सकते हैं, मतलब कितना आप पैसा नहीं है तब भी आप कर सकते हैं सेल पॉइंट पे। ये डिपेंड करता है आपकी
क्रेडिट वर्दीनेस पे कि आपकी गुडविल कैसी है, मतलब आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, कितना बैलेंस रहता था आपके अकाउंट में, उस बेसिस पे आपका जो है आपको क्रेडिट कार्ड पे लिमिट मिलती है बोरोविंग की। इसके बाद इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। सर कितना होता है? 34 से लेकर 36% तक इस पे जो है पर ईयर इंटरेस्ट होता है। कितना होता है? 34% से लेकर 36% तक इस पे इंटरेस्ट होता है। तो ये था क्रेडिट कार्ड की बेसिक थिंग्स। क्या है इस पे? एक ऑप्शन है, क्रेडिट फैसिलिटी है फंड्स बोरो करने के लिए, इमीडिएटली एट द पॉइंट ऑफ सेल आप बोरो कर सकते हैं। इस पे इंटरेस्ट क्या 1 महीने बाद चालू होता है। बोरोविंग लिमिट ये आपकी डिपेंड करती है क्रेडिट वर्दीनेस क्या थी। इसके बाद इस पे इंटरेस्ट रेट कैसा होता है? सर बहुत हाई होता है। कितना? 34 से लेके 36% तक। और ये जो क्रेडिट कार्ड होता है इसकी एक टर्म यूज होता है इसमें क्रेडिट कार्ड में, वो है रिवॉल्विंग अकाउंट। कैसा है ये एक रिवॉल्विंग अकाउंट है। मतलब आप कहीं भी चले जाएं किसी भी पार्ट में, हर जगह ये आपका क्रेडिट कार्ड काम करता है और आपको क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाती है, मतलब ऑल अराउंड। ये हो गया। अब इसमें और सर क्या होता है? इसमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं। हाँ सर बिल्कुल इसमें बेनिफिट्स हैं। चलिए अब इसके क्या देखते हैं, बेनिफिट्स देखते हैं। सर सबसे पहली बेनिफिट तो इसका ये है कि हमें क्विक लोन मिल जाता है। वैसे लोन लेने के लिए छोटा मोटा लोन चाहिए होता तो बहुत पेपर वर्क होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसमें क्या है, आपको तुरंत, आपके पास कार्ड है, पैसा नहीं है, आपने तुरंत शॉपिंग कर दी, पेमेंट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से लोन मिल गया तुरंत। क्विक लोन है तो इसमें कन्वीनियंस है। क्या है सर? कन्वीनियंस है। सर किस चीज़ की कन्वीनियंस है? क्विक लोन की कन्वीनियंस है। किसकी है? क्विक लोन की। इस पे देखिए सर, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उस पर अगर हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो हमें ऑफर में क्या मिलता है? रिवॉर्ड भी मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं, सुपर कॉइन्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। उसके अलावा सर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? बेनिफिट्स के रूप में हमें क्या है कि अगर मान लो हमने कोई ऑनलाइन एयर कंडीशनर मंगाया तो उस पर इंश्योरेंस मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो क्या मिल जाता है? बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लाइक इंश्योरेंस। वारंटी पीरियड भी एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। बहुत सी इसमें चीज़ें ये सारी मिल जाती हैं। तो ये क्या है सर? इसके बेनिफिट्स हैं। क्या है? कन्वीनियंस ऑफ क्विक लोन। आपको तुरंत ऑन द पॉइंट ऑफ सेल आपको लोन मिल जाता है। इसकी अधिक कन्वीनियंस कहाँ चाहिए? इसमें और क्या मिलता है सर? रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड, सुपर कॉइन्स मिल जाते हैं आपको। ये सारी चीज़ें हैं, पैकेजेस में मिल जाता है, वारंटी बढ़ जाती है, आपका डैमेज वगैरह जो कवरेज है इस पर आपको मिल जाता है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। मान लो आपने कोई कार खरीदी, नई कार, क्रेडिट कार्ड से आपने परचेज की है, तो आप वो जो उस पर इंश्योरेंस के रूप में आपको बेनिफिट मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है कि आपको इंश्योरेंस फ्री में मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है क्रेडिट कार्ड के साथ मिलती हैं। सर आपने इसके एडवांटेज तो बता दिए, बेनिफिट बता दिए, तो कुछ नुकसान भी तो होंगे, है तो एक तरह से ये लोन। बिल्कुल सर। तो इसके क्या देखते हैं आप? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज का एक टर्म और है डेट्रीमेंट्स। डेट्रीमेंट्स एक ही बात है, डिसएडवांटेज और डेट्रीमेंट्स। देखिए इस पे पहला जो डिसएडवांटेज है वो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट है। क्या है? हाई इंटरेस्ट कॉस्ट। इस पे जो इंटरेस्ट है वो बहुत हाई होता है। देखो स्टार्टिंग के 6 से 12 मंथ में जो है आपका इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स होता है बैंक के थ्रू जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स होता है। उसके बाद 6 से 12 महीने का अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो उसके बाद अगले नेक्स्ट मंथ से आप पे बहुत हाई इंटरेस्ट होता है, जो कि 36 37 ऐसे परसेंट पे जाता है। तो ये क्या है? हाई इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो ये आपका क्या हो गया? एक क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए क्या है? डिसएडवांटेज है। कभी कभार इस इंटरेस्ट की वजह से एक कस्टमर इतना मतलब इन डेप्ट हो जाता है, डेप्ट में चला जाता है, कर्जे में चला जाता है कि वो बैंकक्रप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, सिर्फ किसकी वजह से? इंटरेस्ट की वजह से। तो इस वजह से ये आपका हाई इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाता है। ये आपका पहला डिसएडवांटेज हुआ। अब देखते हैं इसका दूसरा डिसएडवांटेज। दूसरा है इन्फ्लेटेड प्राइस, यानी कि आप कह सकते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस फॉर ऑल कंज्यूमर्स। फॉर ऑल कंज्यूमर्स ये क्या है सर? मतलब ये आपकी जो
प्राइस होती है चीज़ों की वो आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। मान लो एक शॉप है, उसमें डेली 100 कस्टमर्स आते हैं, जिसमें 30 क्रेडिट कार्ड वाले हैं और 70 कैश वाले हैं। और मान लो एक दिन में सेल जो होती है एक शॉप में वो हो जाती है 5000 की, 5000 की एक पर डे सेल है। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शन होता है, इसमें पेमेंट करना होता है, इसकी इंटरचेंज फी होती है हर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे, इंटरचेंज फी और डिस्काउंट फी, जो कि एक कस्टमर नहीं, एक शॉपकीपर या फिर जो भी आप सेलर होता है वो पे करता है। तो वो सेलर जो फीस होता है वो अपनी जेब से नहीं देगा, वो कहाँ से निकालेगा, आपसे ही निकाल लेता है। अब मान लो उसकी सेल पर डे कितनी होती है 5000, कितनी होती है 5000। अब उसके पास टोटल कस्टमर कितने हैं 100, तो इसको ये 100 से डिवाइड कर देता है, 5000 को 100 से डिवाइड कर दिया तो इसके पास बचा 50 रुपीज़ पर कस्टमर। तो ये किस चीज़ की फीस थी, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की इंटरचेंज और डिस्काउंट फीस थी, जबकि ये चार्ज होनी चाहिए किनसे, 30 जो कस्टमर से क्रेडिट कार्ड से, लेकिन ये 50% पर कस्टमर हो गया, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं करते हैं उनसे भी ये चार्ज हो जाता है। अब ये चार्ज कैसे, डायरेक्ट ना मांगेंगे सर हमें क्रेडिट कार्ड की फ़ीस दे दो, ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आप जो चीज़ लेने गए हैं उसी में वो इंक्लूड कर देते हैं। तो मतलब खर्चा किया इन्होंने, क्रेडिट कार्ड पेमेंट किसने किया 30 कस्टमर्स ने, लेकिन इसका जो टोटल वेटेज है, जो उसकी फीस है, वो किसने बियर किया, वो सारे कस्टमर्स ने पे किया। 70 जो कैश वाले थे उन्होंने भी बियर किया। तो ये जो प्राइस हो जाती है कैसी हो जाती है, हाई प्राइस हो जाती है हर कंज्यूमर के लिए। होनी चाहिए थी सिर्फ 30 वालों के लिए, लेकिन ये किसके लिए हो गई, सबके लिए बराबर 50 रुपीज़ पर कस्टमर की क्रेडिट कार्ड की फीस पड़ गई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको सेकंड पॉइंट। नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, मैं आपकी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। फिर आ जाता है वीकेंस सेल्फ रेगुलेशन। ये क्या आपका सेल्फ रेगुलेशन को भी कम करता है। देखो जब जेब में एक लिमिटेड पैसा होता है तो आदमी सोच सोच के, मतलब बहुत समझ के पैसे को क्या करता है, स्पेंड करता है, यानी कि खर्च करता है। अब आपके पास, आपकी जेब में पैसा नहीं, लेकिन आप क्या पता है, अरे मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, चलो खरीद लो, कोई नहीं। एक लेजीनेस आ जाता है इंसान के अंदर, क्या आ जाता है, लेजीनेस आ जाता है। उसको पैसे खर्च करने का जो पेन होता है वो समझ में नहीं आता है। तो ये जो है एक पर्टिकुलर बिजनेस का, सॉरी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, एक फैमिली का एक बजट हिल जाता है इन चीज़ों से। तो सेल्फ जो रेगुलेशन होता है पैसे कम खर्च करने का, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास क्या है, क्रेडिट कार्ड। आप सोचते हैं चलो पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट डिसएडवांटेज, जो कि ये ग्रेस पीरियड। देखो पहले ग्रेस पीरियड क्या होता है, ग्रेस पीरियड आपको क्रेडिट कार्ड में मिलता है 20 से लेके 55 डेज पे, 20 से लेके 55 डेज तक मिलता है। अब मान लो आपने लास्ट मंथ क्रेडिट कार्ड से परचेज किया था 5000 का, तो इस पे भी 20 से 55 डेज का क्या लगेगा, ग्रेस लगेगा। तो इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट हुआ होगा ग्रेस के साथ, ग्रेस आपको अलाउड होगा इसमें 20 से 55 डेज का। अब आपने इसका पेमेंट नहीं किया और इसी महीने तक, मान लो ये काम कब हुआ था, फरवरी में, मार्च में पेमेंट करना था इसका आपको, मान लो ग्रेस इंक्लूड है। अब मार्च में पेमेंट करना था, लेकिन आपने मार्च में एक और क्रेडिट कार्ड से क्या कर ली, परचेज कर ली, कितने की, 5000 की और कर ली। तो पहले आपका 5000 क्या था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आपने अब तक इसका पेमेंट नहीं किया। अब टोटल बैलेंस कितना हो गया आपके पास, 10000 हो गया। 5000 पहले वाला, 10,000, 5000 अभी, तो कितना आउटस्टैंडिंग हो गया, 10000। तो अब आपको ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। जब आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग होता है, मतलब पहले से ही चला आ रहा है आपका काम, तो आपको उस पर क्या नहीं मिलता है, ग्रेस नहीं मिलता। तो ये क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए क्या है, डिसएडवांटेज, इससे आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए क्या है, डिसएडवांटेज। कस्टमर जब लेट हो जाता है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस, यानी कि ये रहा आउटस्टैंडिंग बैलेंस और प्लस आपका करंट वाला, दोनों को मिलाकर कैलकुलेट किया जाता है और आपको ग्रेस पीरियड अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये एक आपके लिए डिसएडवांटेज है, एक प्रॉब्लम है।